इतिहास में हम लोग मौर्य प्रशासन की जो बात कर रहे थे, उनमें से भी जो भी प्रश्न आने वाले थे उनको हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि तुर्क साम्राज्य, देखिए तुर्क साम्राज्य की स्थापना करने वाले कौन है? मोहम्मद गौरी। क्या इससे संबंधित तुर्क साम्राज्य है और इसमें से तुर्क साम्राज्य का कब पतन होता है और उस पतन के बाद इसकी आगे की जो जिम्मेदारी है, जो उत्तराधिकारी होते हैं कौन बनते हैं, या इसके अलावा कैसे कैसे उत्तराधिकारी रहे और उनमें कौन से कितनी बुद्धिजीविता रही, इनके प्रशासन के बारे में पूरा समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात हम कहते हैं तुर्क साम्राज्य, जिनकी स्थापना करने वाले कौन है? मोहम्मद गौरी, और इसकी स्थापना वर्ष है 1175 ईस्वी। अच्छा, तुर्क साम्राज्य की स्थापना करने वाले 1175, देखिए इसमें वर्ष का भी विशेष ध्यान रखना है और दूसरी बात है इनकी महत्वपूर्ण घटनाओं का भी ध्यान रखना है मोहम्मद गौरी के बारे में। तो मोहम्मद गौरी का जो युद्ध है, प्रमुख क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं मोहम्मद गौरी। तो देखिए, मोहम्मद गौरी के जो दो प्रमुख युद्ध रहे हैं, जिसमें तराइन का युद्ध के नाम से भी जानते हैं इसे, तो एक तो इनका युद्ध रहा है 1191 ईस्वी और द्वितीय युद्ध रहा इनका है 1192 ईस्वी। तो देखिए, 1191 ईस्वी में क्या रहा है और 1192, दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं और यहीं पर इस घटना से जुड़ा हुआ राजा जयचंद की भी कहानी है। तो राजा जयचंद, देखिए राजा जयचंद यहाँ से भी क्वेश्चन मिलते जरूर हमें हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात है, इन दो घटनाओं के बारे में हम विशेष तौर पर यहाँ पर हाईलाइट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही उपयोगी हमारे लिए है। तो तराइन का, देखिए तराइन का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश राज्य के कन्नौज जिले के तराइन एरिया में जो युद्ध होता है, तो प्रथम जो युद्ध होता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य युद्ध होता है। तो 1191 ईस्वी में जो युद्ध हो रहा है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में, इस युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित होते हैं और पृथ्वीराज चौहान विजयी होते हैं। तो देखिए, प्रथम जो तराइन का युद्ध है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में, उसमें पृथ्वीराज चौहान ही जीतते हैं, क्योंकि भारत में अगर कोई शब्द भेदी बाढ़ चलाने वाला होता है तो वो हमारे पृथ्वीराज चौहान जी ही हैं, पृथ्वीराज चौहान। तो देखिए, पृथ्वीराज चौहान को हराना कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान चाहे वो शब्द भेद बाढ़ चलाने में निपुण हो या और भी जो युद्ध कौशल की जो भी वस्तुएं हैं उनमें भी विशेष प्रवीण थे। तो मोहम्मद गौरी 1191 में हार जाता है, पृथ्वीराज चौहान विजयी होते हैं और मोहम्मद गौरी को भली भांति मालूम हो चुका था कि बिना भारतीय जनमानस किसी को मिलाए हुए युद्ध जीतना पृथ्वीराज चौहान से नामुमकिन ही है। तो पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध युद्ध में सहयोग देने वाले मोहम्मद गौरी का रहे राजा जयचंद। तो मोहम्मद गौरी ने जो सहयोग लिया है राजा जयचंद का, 1192 का वर्ष आता है। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का साथ देने के लिए राजा जयचंद तैयार हो जाते हैं और दोनों मिल करके पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करते हैं। इस आक्रमण पर तो देखिए, अब यहाँ पर दो शासक और दो लोग युद्ध के लिए साथ में हो गए, पृथ्वीराज चौहान अकेले पड़ जाते हैं। तो इस 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान पराजित होते हैं। तो यहाँ पर पहला युद्ध है, इसमें मोहम्मद गौरी हारता है और द्वितीय जो युद्ध होता है इसमें पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु होती है और मोहम्मद गौरी विजयी होता है। अच्छा, यहाँ पर जो राजा जयचंद है, राजा जयचंद की जो अपेक्षा रही, राजा जयचंद ये चाहता था कि हम जो है जो मोहम्मद गौरी का साथ सहयोग दिया है तो उसके बदले में हमें मोहम्मद गौरी से कुछ पुरस्कार मिल जाए। तो 1192 के बाद ये चाहता था, अच्छा एक राजा होने के नाते राजा जयचंद ये चाहता था कि राज मिल जाए। राज मिलने का मतलब है कि उसको कुछ जीते हुए पृथ्वीराज चौहान के क्षेत्र के जीते हुए राज्यों का कुछ अंश उसे मिल जाए। ये पुरस्कार की अपेक्षा थी। किसकी अपेक्षा थी? ये अपेक्षा थी
राजा जयचंद की। अच्छा, इस बात को चूंकि ये तो तुर्क साम्राज्य का निर्माता भी था और चूंकि ये बाहरी विदेशी लोग, विदेशी आक्रांता थे, तो इनको ये स्वीकार्य नहीं थे। अंततः हमें 1195 का वर्ष आता है और मोहम्मद गौरी पुनः आक्रमण करते हैं राजा जयचंद पर। राजा जयचंद यहीं पर हारते हैं, बल्कि इनकी यहाँ पर वध भी कर दिया जाता है। तो इस तरह से 1195 में राजा जयचंद की भी कहानी समाप्त हो जाती है। अच्छा, इसके बाद जो तुर्क साम्राज्य था और मोहम्मद गौरी का जो शासन, ये शासन कुछ शासन की जो पद्धति है उसमें जो उच्च वर्ग, उच्च पदस्थ लोग थे जिन्हें सरदार कहा जाता था। और जो सरदार थे, अच्छा, मोहम्मद गौरी की जो मृत्यु है, इनका मृत्यु का वर्ष जो होता है ये 1206 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी की मृत्यु जो होती है वो 1206 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी की मृत्यु है 1206 ईस्वी में। अच्छा, मोहम्मद गौरी के सरदारों में से एक बहुत ही भरोसेमंद, विश्वास पात्र सरदार थे जिनका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, जिनका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे ये मोहम्मद गौरी के बहुत ही भरोसेमंद सरदार रहे, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका मतलब है कि मोहम्मद गौरी की 1206 ईस्वी में मृत्यु होती है और 1206 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद इसके उत्तराधिकारी के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक नियुक्त हो जाते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो अपना शासन किया है वो शासन काल इनका है 1206 ईस्वी से लेकर के 1210 ईस्वी तक ही रहा है। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो 4 वर्षों का जो टाइम पीरियड रहा, उस टाइम पीरियड में इन्होंने अपनी व्यवस्था को मेंटेन करने में और जो भी सरदारों के बीच में जो मतभेद हो रहे थे उत्पन्न और या जनता के मध्य में, तो ये उसी को 4 वर्ष इनको लग गए कि उसको मेंटेन करने में। इन्होंने अपना निर्माण कार्यों में से एक निर्माण कार्य जो महत्वपूर्ण किया, जिसका जो है कुतुब मीनार। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो आधारशिला रखी और जो इमारत की, तो कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार जो कि हमारी दिल्ली में स्थित है, लेकिन कुतुब मीनार पर भी देखिए प्रश्न 2 प्रकार से होता है कि कुतुब मीनार को बनवाया किसने, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन का जो अधूरा निर्माण कार्य था, जो कुतुब मीनार का जो अधूरा निर्माण कार्य था, तो इनके अगले शासक जो आते हैं उत्तराधिकारी के रूप में, तो वे होते हैं इल्तुमिश। तो अधूरा निर्माण कार्य पूरा करने वाले कौन है, तो उनका नाम इल्तुमिश है। लेकिन कुतुब मीनार की नींव किसने रखी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये बात है। अच्छा, ये जो कुतुब मीनार बनाई गई थी तो किसकी यादगार में बनाई गई थी, तो यहाँ पर एक बड़ा महत्वपूर्ण बात आती है कि कुतुब मीनार का निर्माण बख्तियार काकी की यादगार में इसे बनाया गया था। बख्तियार काकी की यादगार में इसे बनाया गया था। अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल है 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक शासनकाल रहता है। इस शासनकाल की प्रक्रिया में तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुर्क साम्राज्य का अंत होता है, क्योंकि 1206 में अब इनकी डेथ हो चुकी है। किसकी डेथ हुई है, मोहम्मद गौरी की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन आता है 1206 ईस्वी से लेकर के 1210 ईस्वी कालखंड में, तो इन्होंने अपनी एक व्यवस्था लागू किया कि अब जो ये तुर्क साम्राज्य जो था, तो इन्होंने यानी दास प्रथा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो शुरुआत की दास प्रथा, तो दास प्रथा या दास राजवंश हम कहें, बल्कि दास राजवंश कहना ज्यादा बेहतर रहेगा, दास राजवंश। तो दास राजवंश के संस्थापक अगर कोई रहे तो उनका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक ही है, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दास राजवंश की जो शुरुआत रही तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, जिसके संस्थापक भी कुतुबुद्दीन ऐबक रहे। और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो रहता है 1206 से लेकर के 1290 तक जाता है। इस तरह से दास राजवंश को कई 5 यानी दिल्ली सल्तनत को यद्यपि 5 भागों में विभक्त किया गया था, जिसमें से पहला जो भाग था वो था दास राजवंश। इस तरह से आता है खिलजी राजवंश है, तुगलक राजवंश है। जैसे खिलजी राजवंश की हम बात करें
तो खिलजी राजवंश जो है, खिलजी राजवंश, इसका जो टाइम पीरियड रहता है ये रहता है 1290 से लेकर के 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक रहता है। तो ऐसे ही खिलजी राजवंश है, फिर तुगलक राजवंश है, फिर सैयद राजवंश है। तो इस तरह से ये 5 भागों में विभक्त होते हैं। अब दास राजवंश की जो नींव पड़ी, जिसकी शुरुआत किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसके जो अगले शासक आते हैं, तो देखिए कुतुबुद्दीन का अगला जो उत्तराधिकारी के रूप में जो शासक बनते हैं, जिनका नाम था इल्तुमिश। इल्तुमिश, तो देखिए इल्तुमिश कौन थे? तो इल्तुमिश के बारे में ध्यान रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के ये दामाद थे। तो इल्तुमिश यद्यपि ये बुद्धिमत्ता पूर्ण शासक रहा और इसकी बुद्धिमत्ता से ही ये अपने पैर जमाए रखा। एक बात आती है कि इल्तुमिश जो था, तो इल्तुमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद है, ना कि कोई इनकी ये मतलब संतान के रूप में रहे। तो इल्तुमिश शासक बने, इस बात के लिए जो सरदार लोग थे, जो इनके शासन के सहयोगी गण थे, तो वे चाहते थे कि इनका कोई, इल्तुमिश का कोई आनुवंशिक ना ही उत्तराधिकार बनता है, और इसलिए इल्तुमिश को शासन गद्दी पर ना बैठाया जाए। लेकिन यहाँ पर बात यह आती है कि जो इल्तुमिश हैं ये इतने बुद्धिमान रहे कि इन्होंने अपने शासनकाल में क्या किया, क्योंकि इस समय इनके शासनकाल में जो राजपूत वंश थे, देखिए राजपूत वंश, वो लोग ये चाहते थे कि मुस्लिम शासन से हमें मुक्ति मिले। राजपूत शासन वंश के थे और इनके सरदार लोग जो थे, तो वो भी चाहते थे कि मुस्लिम हमारे ऊपर जो है, जो शासन करता है, तो वो कोई मतलब ये जो दामाद है इल्तुमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के, तो ये ना हो। तो इस तरह से देखा गया कि इल्तुमिश को शासन करने में परेशानी है। तो इसने क्या किया कि अपनी विशेष बुद्धिमानी युक्ति निकाली कि जितने राजपूत वंश थे, राजपूत वंशों को क्षेत्रीय पुरस्कारों से सम्मानित करना शुरू कर दिया। और जो इनके जो सरदारगढ़ जो लोग थे, जो सेनानायक के तौर पर भी रहे, तो उनको ये इसने सिद्ध कर दिया कि बंगाल विजय और बिहार विजय, बंगाल और बिहार विजय से ये लोग भी प्रभावित हुए। तो इससे क्या हुआ कि ये शासन करने में ये इनका विशेष सहयोग मिला, बंगाल और बिहार। तो यहाँ पर इनकी शासन प्रक्रिया भी रहती है। और एक और भी बड़ा महत्वपूर्ण इल्तुमिश का कार्य रहता है, क्योंकि उसी समय चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों का भारत पर आक्रमण होना था। तो उसमें भी इल्तुमिश ने उन लोगों, उनके यानी चंगेज खान के जो विरोधी दल के लोग थे, तो उनको भी अपने यहाँ श्रेय देने से मना कर दिया, जिससे इल्तुमिश जो है बढ़िया बेहतर तरीके से अपना ये शासन कर पाते हैं भारत में। अब इसके बाद अगला शासक है, तो अगले शासक रजिया सुल्तान के बारे में, इसके बारे में बात करते हैं।